हाँ भाई, जय बाबा की। चालू करेंगे आज का वीडियो। अरे कोई अलग धर्म का तो नहीं है ना अपने बैच में? कोई बुरा मान जाए बोलो यार, है? नहीं है, चलो। हाँ भाई, सामने सामने सामने, चलो सामने देखना। इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स क्या मतलब है टॉपिक का? मैंने आपको भी बताया कि कैसे देश में पावर्स वगैरह, पावर्स, इकोनॉमिक पावर्स, ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम, तो बाकी पावर होगी तो बात नहीं चल रही। बोलो सर वो कौन दबाता है न्यूक्लियर बटन तो वो वाली पावर की बात नहीं चल रही है अभी। कौन सी पावर्स? इकोनॉमिक पावर्स। सो देश में इकोनॉमिक पावर्स कैसे बढ़ती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी उसके पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर्स देनी है, तो ये पावर्स का बंटवारा कैसे होता है उसकी बात चलेगी इस टॉपिक के अंदर, ठीक है? सो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स। तो देखो पहला लाइन क्या लिखा है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा एक शब्द जिसका नाम है फिस्कल फेडरलिज्म। क्या बोलते हैं इसको? फिस्कल फेडरलिज्म। नाम से ही फट जाती है बच्चों की, और कुछ तो डिफिकल्ट है। अरे कुछ नहीं है, फिस्कल फेडरलिज्म होता है ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारी माइंड पे कैसे हिट करते हैं कि और तो कुछ नहीं है, फर्जी है। फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर्स इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इकोनॉमिक पावर्स को का बंटवारा कैसे होगा अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल्स पर, उसे बोलते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। अरे बात समझ में आई क्या? फिस्कल मतलब होता है इकोनॉमिक, फेडरलिज्म मतलब होता है गवर्नमेंट। तो कैसे इकोनॉमिक पावर्स डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बटेगी, कितनी सेंटर को, कितनी स्टेट को, कितनी लोकल गवर्नमेंट में बटेगी, ये बंटवारे को बोलते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। क्लियर है? अब तो नहीं लग रहा डर? फिस्कल फेडरलिज्म मतलब क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स। कि इंटर गवर्नमेंट मतलब सेंटर, अरे सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, इनमें कैसे बंटवारा होता है पावर्स का, कैसे रेवेन्यू शेयरिंग होती है, कैसे टैक्स का बंटवारा होता है। तो ये सब कहां सिखाया जाता है, कहां बात करी जाती है इसकी? फिस्कल फेडरलिज्म में बात होती है इसकी, ठीक है? स्टेट्स ऑफन रिलाई ऑन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। आज आप अपने रिसोर्सेज के लिए, किस पे रिलाई करते हो? अपने माँ बाप पे। तो सारे जो राज्य हैं वो अपने रेवेन्यूज के लिए किस पे रिलाई करते हैं? रिसोर्सेज के लिए सेंटर पे। सिंपल। सो द स्टेट्स रिलाई ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द नेसेसरी रेवेन्यूज। क्लियर है क्या? ड्यू टू लिमिटेड इनकम सोर्सेज। भाई राज्य सरकारों के जो पैसे कमाने के साधन होते हैं, सोर्सेज, वो कम होते हैं एज कंपेयर टू सेंटर। सेंटर के पास पैसा ज्यादा आता है, उसके पास साधन ज्यादा है कमाने के। तो जो राज्य सरकारें हैं उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड सोर्सेज ऑफ इनकम है। तो वो कौन हेल्प, किसके लिए मदद चाहिए होती है उनकी? उनको मदद की जरूरत पड़ती है किसकी? सेंटर की। तो सेंटर उनको क्या देता है? फंड्स देता है। क्लियर है? अपना खर्चा चलाने के लिए। नेक्स्ट, सर संविधान के किस आर्टिकल में यह बंटवारे का सिस्टम दे रखा है, कैसे इकोनॉमिक पावर्स बटेगी? तो किसके अंदर? आर्टिकल 268 टू 281। संविधान के कौन से आर्टिकल में ये पावर्स दी गई हैं? 268 से 281 में दी गई है। क्लियर है? मैं जो भी ये पढ़ा रहा हूं ये सब आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूं, सब लाइनें वहां पे एज इट इज बिना वर्ड चेंज के आपको मिल जाएगी। तो चाहो तो ये नोट्स की फोटो भेज दूंगा, इसकी फोटो कॉपी करा लेना, या फिर आप आईसीआई में बढ़िया हाईलाइट करना चाहो तो वहां से भी कर सकते हो। क्लियर है क्या? चलो अब सुनना, तो स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम का, ये है क्वेश्चन, संविधान के कौन से आर्टिकल्स में दिया गया है कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस होगा स्टेट्स के बीच में, राज्यों में कैसे बटेगा? कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 268 से 281 के बीच में। ठीक है, पढ़ते हैं अपन। तो देखो आर्टिकल्स के नाम है, उनका क्या काम है, वो सब यहां दिया गया है। थोड़ी सी देर में बस पढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली अभी नहीं, एक टॉपिक पढ़ाने के बाद। हाँ भाई, क्या नाम है टॉपिक का? फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया।
भारत में कैसे इकोनॉमिक पावर्स बढ़ती हैं, कैसे रेवेन्यू की शेयरिंग होगी, कौन सी गवर्नमेंट कौन सा खर्चा करेगी, एक्सपेंडिचर की शेयरिंग, अरे कौन से खर्चे किसके हैं, रोड बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, सेंटर की है, स्टेट की है। तुम्हारे शहर की रोड खराब है, मोदी को फोटो भेज रहे हैं, बोलो व्हाट द हेल मोदी यार ब्रो, रोड टूटी हुई पड़ी है, मोदी को फोटो भेज रहे हैं, मोदी का एक्सपेंडिचर ही नहीं है वो। आ रही है बात समझ में? तो भाई कौन सा मोदी के अंडर में नहीं आता, वो तुम्हारे राज्य सरकार को भेजो। समझ में आया मेरी बात? तो ये चीज है। तो किस गवर्नमेंट को कौन सा खर्चा करना है, ये सब कहां बताया जाता है? फिस्कल फेडरलिज्म में। कैसे रेवेन्यू बटेगा, कैसे खर्चे हैं, सेंटर कौन से खर्चे करेगी, स्टेट कौन सा खर्चा करेगी, ये सब डिसाइडेड है पहले से संविधान में। क्लियर है? तो इसी को बोलते फिस्कल फेडरलिज्म। करें स्टार्ट। सुनना भाई, फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है अभी बताया था आपको, ताकि डर ना लगे इस वर्ड से। फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है? द डिवीजन ऑफ फंक्शंस एंड फाइनेंशियल पावर्स बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट और लोकल। अरे समझ गए क्या? सो कैसे पावर्स बटेगी, किसमें? सेंटर में, स्टेट में, लोकल गवर्नमेंट में, कैसे फाइनेंसेस बटेंगे, ये सब को बोलते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। आर्टिकल 280 आर्टिकल 280 जो भारतीय संविधान जो है उसका आर्टिकल 280 क्या कहता है? टू स्टैब्लिश द फाइनेंस कमीशन। उसने बोला, आर्टिकल में लिखा था कि हमें देश में क्या बनानी चाहिए, एक फाइनेंस कमीशन को स्टैब्लिश करना चाहिए, और उस फाइनेंस कमीशन की जिम्मेदारी होगी, क्या क्या काम है फाइनेंस कमीशन का? असेसमेंट ऑफ द फाइनेंसेस ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। अरे सेंटर की और स्टेट की गवर्नमेंट की इनकम निकालना, जैसे अपनी निकाल रहे थे नेशनल इनकम, अरे देश की इनकम कौन निकालता है? सीएसओ। ऐसी सरकार की इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट की कितना है, स्टेट की कितना है, उसका असेसमेंट कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। और क्या करता है फाइनेंस कमीशन? रिकमेंडिंग द टैक्स शेयरिंग। टैक्स शेयरिंग कितनी होगी, सेंटर को कितना मिलेगा, स्टेट को कितना मिलेगा? स्टेट को मिलता है 41%। कितना? 41। तो 59 किसको मिलता है रिमेनिंग? सेंटर को। तो कौन बताया? बोलो सर कौन बताया? सर आपको कौन बताया? फाइनेंस कमीशन। कौन बताया? समझ में आया? %41 ऐसा में। इसके साथ टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा अमंग द स्टेट्स? भैया सेंटर और स्टेट्स में, फिर स्टेट्स में भी होगा। नहीं समझे? मान लो 100 रुपए आए हुए देश में कमाई, सेंटर में बटेगी और स्टेट में बटेगी। सेंटर में कितनी? 59। 100 में से 59 इसका, 41 इसका। फिर यार ये तो माँ है ना, ये भी तो बच्चों में बांटेगी। समझ में आया? तो ये वाला जो रेवेन्यू है सेंटर का, ये फिर ये भी बटता है बच्चों में। अरे आई बात समझ में? नहीं समझे? जैसे मान लो हमारे घर में मान लो मिठाई आई, तो मम्मी ने अपना एक पीस रख लिया, मुझे भी दे दिया, मेरे भाई को भी दे दिया, तो स्टेट्स में बांट दिया सेंटर ने। अब जो मम्मी वाला है वो भी तो बटेगा भी। समझ गए? तो वो भी बटता है, तो वो है। समझ गए मेरी बात? तो पहले तो क्या होता है, सारे फाइनेंस रेवेन्यू शेयर होता है सेंटर में और स्टेट में। फिर सेंटर को जो हिस्सा आया 59, ये भी वो अपना स्टेट्स में बांटती है ना भाई, ये भी स्टेट्स को देगी मदद, और किसको करेगी ये। अरे आई के बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, द फाइनेंस कमीशन की जिम्मेदारी है क्या? अरे देश में फिस्कल फेडरलिज्म कौन करता है, कौन बांटता है पावर्स? अरे फाइनेंस कमीशन बांटता है। और क्या क्या करता है? टैक्स शेयरिंग कैसे होगी, सेंटर जो है स्टेट को कितनी मदद करेगा, कैसे रिसोर्सेज बटेंगे, सेंटर को कितने रिसोर्सेज मिलेंगे, कितना स्टेट को मिलेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है?
फिस्कल फेडरलिज्म कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। क्लियर है कितनी सी बात? अरे बोलो। उसके बाद देखो सर, कैसे 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 कैसे, पहले ये पढ़ो, टेंशन मत लो, सब पढ़ाऊंगा, पहले सिस्टम तो पढ़ाऊंगा ना, सीक्वेंस गड़बड़ होता है कोई चीजों का, पहले ये पढ़ाना चाहिए फिर ये पढ़ाना चाहिए। हाँ भाई, फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कमीशन का अरे एक काम करो, एसी बंद कर दो, पंखा चला दो, ज्यादा बढ़िया है। अभी तबीयत खराब हो जाएगी ना, ये मौसम ऐसे ही चल रहा है, ऑलरेडी मेरी हो ही गई थी। हम्म 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 हम्म। हाँ भाई, सामने देखो सब लोग, 15th फाइनेंस कमीशन कब आई थी? क्वेश्चन आता है। 15th फाइनेंस, अरे बहुत सारी बन चुकी है, 15th थी 15वीं। 15th फाइनेंस कमीशन वॉज फॉर्म्ड ऑन डेट 27 नवंबर 2017। अरे बातें नहीं रही। 15th कमीशन कब बनी? नवंबर 2017 में। क्वेश्चन आएगा फिर मत बोलना। और भाई पहले भी बनी है, अपने लेटेस्ट वाला याद रखना है क्योंकि यही चल रही है अभी तक। 15th फाइनेंस कमीशन 2017 में आई थी, 21 तक के लिए बनी थी ये, 21 तक के लिए, लेकिन इन्होंने काम अच्छा किया तो इसके वही आगे कंटिन्यू किया। मोदी जी ने बोल दिया, बोले यार 21-26 तक यही फॉलो करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? अरे बोलो। तो जो फाइनेंस कमीशन ने बोला था वही सिस्टम अभी भी हम चला रहे हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। और उसी ने कहा था 15th कमीशन ने क्या, सेंटर को कितना मिलना चाहिए? पहले स्टेट, टोटल में से स्टेट का हिस्सा कितना? 41 ही बोलते ना, 41% स्टेट का, बाकी 59% रिमेनिंग सेंटर का। तो किसने बताई ये बात? इन्होंने बताई। इसके अलावा 1% एडिशनल किसको मिलता है? तो जो नई हमारे देश में यूनियन टेरिटरी अभी बनी, जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, पूरी का नाम है JKL, इसको 1% एडिशनल मिलता है। मतलब इसको कितना मिलेगा? 41 नहीं, इसको मिलेगा 42। अरे समझ गए? ठीक है। उसके बाद सुनो सर, मैंने अभी आपको बोला कि 100 में से कैसे बटा? अरे पहले थोड़ा सा कौन लेगा? अरे 100 में से बटेगा ना पहले, सेंटर में और स्टेट में कितना कितना हो गया? 41% इसका, बाकी 59 उसका। अब ये जो सेंटर वाला है ये भी तो स्टेट में बटेगा, ये भी तो स्टेट में ही बांटेगा ना भाई, वो खुद का क्या ही खर्चा है उनका, तो ये भी स्टेट में ही बांटते हैं, तो ये भी स्टेट्स में बंटता है। समझ गए? अरे बोले यस और नो। सर किस हिसाब से बांटते हैं? बराबर बांटते हैं क्या? नहीं, कुछ सिस्टम यूज करते हैं इसके लिए, वो कुछ मीडियम बेसिस यूज करेंगे। और वो क्या क्या बेसिस होते हैं ढंग से सुनना, क्या क्या बेसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो सामने कौन कौन से बेसिस का वो इस्तेमाल करते हैं, सामने देखो। आईपैड शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया है, आईपैड FTF। आई का मतलब इनकम डिस्टेंस, पी का मतलब पॉपुलेशन भी देखते हैं कि जिसकी ज्यादा है ऑब्वियसली उसको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, खर्चे ज्यादा होते हैं ना उसके। अरे है ना। ए मतलब एरिया भी देखा जाता है, ज्योग्राफिकल एरिया। फिर डी मतलब डेमोग्राफी, किस हिसाब की जनता है, पढ़ी लिखी है, मेल टू फीमेल रेशियो क्या है ना, समाज कैसा है, ये सब देखा जाता है। फिर एजुकेशन कैसी है, लिटरेट है, इलिटरेट है, पढ़े लिखे हैं, रूरल है, अर्बन है, ये सब देखा जाता है उसमें। ठीक है, डी हो गया आईपैड। FTF मतलब फॉरेस्ट इकोलॉजी कैसी है। अब अपने अगर अपन महाराष्ट्र में देखेंगे या मान लो बिहार में देखेंगे, है ना, दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली में कितना ही फॉरेस्ट है, हमारे घर का गार्डन है ना उतना ही है। समझ में आया? सो डिपेंड करता है ना, फॉरेस्ट इकोलॉजी भी देखी जाती है। समझ गए? और क्या देखा जाता है? FTF, टी मतलब टैक्स कंट्रीब्यूशन,
टैक्स में उस राज्य का क्या योगदान है। भारत में सबसे ज्यादा टैक्स कहां से कलेक्ट होता होगा? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में आता है मुंबई, समझ में आ गया। और बिहार से? बिहार से तो सर थोड़ा बहुत तो होता ही होगा, जो भी है, लेकिन फर्क समझ गए ना। टैक्स कंट्रीब्यूशन कहां से ज्यादा आया है ना। फिस्कल एफर्ट, अरे अरे बातें नहीं, हम अगर ब्लेम ही करना है आपको तो इसमें महाराष्ट्र ने ऐसा क्या उखाड़ लिया और बिहार ने ऐसा क्या गड़बड़ कर दिया। दोनों में इंसानों की कमियां हैं बस। बिहार के अंदर जो पॉलिटिशियंस है उसने कभी उसको बढ़ने ही नहीं दिया, क्राइम बहुत ज्यादा था तो वो आगे नहीं बढ़ पाए इसलिए। अदरवाइज लोगों की तो क्या ही कमी है, आईएएस बिहारी बन रहे हैं सारे सरकारी नौकरियों में वही बैठे फिर, समझ गए। तो दिमाग तो होता है तेज, लेकिन गरीबी बहुत ज्यादा है। अरे बातें नहीं। अरे बात समझ गए क्या? FTF। तो सिंपल सी बात है, आज पंजाब में पैसा तो बहुत है लेकिन समझ है क्या, बुद्धि है क्या? खालिस्तानी बने घूम रहे आधे, आप समझ गए। तो पैसा आने से क्या है, देशभक्ति खत्म हो गई सालों की, बताओ समझ में आया। वो डूड बन के, वो बावली पूछ है, खालिस्तानी बन के विदेश में ही घूम रहे वो, तो फिर बेवकूफी है ना। तो ये सब भी देखनी चाहिए। तो ये सब सरकार ये सारी चीजें देखती है, काहे के लिए? काहे के लिए? टैक्स शेयरिंग के टाइम पे कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। अरे ये कोई अकाउंट थोड़ी चल रही है। बोला सर इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। बाबा जी का घंटा इक्वल। यहां पे टैक्स शेयरिंग इक्वल होती है क्या? नहीं। बिहार कम दे रहा है तो उसको कंपैरेटिवली कम मिलेगा, महाराष्ट्र को ज्यादा मिलेगा। अरे ऐसा नो। बोलो सर क्यों सर? क्योंकि ये सारे सिस्टम देखे जाते हैं, सारों का यूज किया जाता है, आईपैड, FTF, इन सारे सिस्टम को देख के टैक्स का विभाजन होता है। क्लियर है? अरे बात समझ में आई क्या? पक्का? अब देखो उसके बाद ये इनकम डिस्टेंस क्या होता है सर? बाकी चीजें तो समझ में आ गई, इनकम डिस्टेंस क्या है? ICI तो बोल के निकल लेता है। बोला कोई बात नहीं, बच्चे पूछेंगे तो पूछेंगे, क्या ही बताना। हाँ भाई, इनकम डिस्टेंस क्या होता है? आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझना। एक एग्जांपल है, मान लो जो आपके हाईएस्ट इनकम ऑफ द स्टेट, जो स्टेट है तुम्हारी कौन है हाईएस्ट इनकम वाली? मान लो महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र को आपने, उनकी मान लो एक इनकम है 1600 करोड़ या कुछ भी, मान लो एक बेस ले लिया आपने, है ना। अब आप इससे कंपेयर करोगे, सबसे ज्यादा हाईएस्ट ये है ना देश की, तो आपने इसको एक नंबर अलॉट कर दिया 1600। अब आप सारे राज्यों की क्या निकालोगे? इनकम निकालोगे, समझ गए। अब मान लो बिहार की जो है वो 200 करोड़ है और महाराष्ट्र की कितनी है? 1600 करोड़। तो कितना इनकम डिस्टेंस हो गया, डिफरेंस? सर 1400, ये तो बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियसली बिहार को कंपैरेटिवली कम मिलेगा एज कंपेयर टू यूपी। यूपी का डिस्टेंस कितना है? 600। अरे समझ गए, इनकम की दूरी कितनी हुई उससे? थोड़ी कम है। अरे बिहार से तो बेटर है, तो ऑब्वियसली यूपी को थोड़ा ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू बिहार। अच्छा पंजाब का इनकम डिस्टेंस कितना है? 1400 से 1600, तो मतलब 200 का ही डिफरेंस है। तो सर उसको टैक्स का अच्छा अमाउंट मिलेगा। बात समझ में आया? तो ऐसे टैक्स बढ़ता है, इनकम का डिस्टेंस भी मैटर करता है भाई, उसका योगदान कितना है। अब जब बिहार का योगदान ही टोटल इनकम में कम है तो उसको टैक्स भी क्या मिलेगा? कंपैरेटिवली थोड़ा कम। उसका इनकम का डिस्टेंस क्या है? बहुत देखो ज्यादा हाई है ना, बिहार का 200 और वो है 1600। सर ये तो बहुत दूरी हो गई। तो इसलिए उनका इनकम जो उनको जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बंटवारा होगा टैक्स का, रेवेन्यू का, तो उसको मिलेगा कम। और समझ गया, उसका हिस्सा क्या आएगा? कम आएगा, क्योंकि उसका इनकम का डिस्टेंस ज्यादा है। पंजाब को थोड़ा ज्यादा मिलेगा क्योंकि उसका इनकम का डिस्टेंस कम है। अरे बात समझ में आई क्या? तो जिसका इनकम का डिस्टेंस अरे ज्यादा होगा, इनकम डिस्टेंस किसका ज्यादा है? बिहार का, तो उसका शेयर क्या होगा? रेवेन्यू शेयर क्या होगा बोलो? कम। समझ गया? और इसका वाइस वर्सा कर लेना अपने आप। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई सर एक बात बताओ, उसके बाद क्या आया?
फाइनेंस कमीशन ने बताया कि इसका इतना मिलेगा, उसका इतना मिलेगा, सेंटर को इतना, स्टेट को इतना, ठीक। फिर देश में आया जीएसटी। जीएसटी कब आया सर? जुलाई 1, 2017 को आया जीएसटी। याद रखिएगा जीएसटी कब आया। पूरा नाम क्या है इसका जीएसटी का? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जीएसटी के आने से हमारे देश में उससे पहले क्या चलते थे? बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स चलते थे, बहुत सारे, बहुत ही सारे मल्टीपल टैक्स, अलग अलग तरीके के। सेंट्रल पहले वो सेल्स टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, वैट लगता था, वैट में भी सैन वैट लगता था, सेंट्रल का अलग लगता था, स्टेट का अलग लगता था, और बहुत लगते थे, ठीक है। तो सारों का सिस्टम खत्म कर दिया, एक कॉमन टैक्स कर दिया। क्या समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? तो उसके आने से सारे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हो गए, एक कॉमन टैक्स आ गया जीएसटी, ठीक है। अब सुनना, तो जीएसटी में हिस्सा किसका कितना, सेंटर को कितना मिलेगा, स्टेट को कितना मिलेगा, सब कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन। समझ में आया? किसको कितना मिलेगा कौन डिसाइड करेगा? मोदी जी थोड़ी डिसाइड करेंगे। मोदी जी का बस चलेगा तो फिर तो वो जो कांग्रेस वाले राज्य हैं उनको कुछ भी नहीं देंगे, बोला कुछ नहीं है जाओ। समझ में आई मेरी बात? वो बोल देगा, बोला भाइयों बहनों आपका सफर यहीं तक था, बाय बाय, आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, आप वो है एंटी नेशनलिस्ट। चलो समझ गए ना मेरी बात? अरे यही है ना भाई, अगर उनके बस में हो तो वो क्यों देंगे? देंगे ही नहीं फिर तो, इसलिए तो उनके बस में ही नहीं है ना। कौन बांटता है? फाइनेंस कमीशन। तो सुनिएगा, अब सुनना भाई, तो जीएसटी के आने से क्या हुआ सर? जीएसटी कंसोलिडेटेड वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस इनटू अ यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक कॉमन टैक्स आ गया जिसका नाम क्या है? जीएसटी, ठीक है सर। कब आया? इस तारीख को आया। अच्छा, जीएसटी में क्या होता है? कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो सिर्फ कौन कलेक्ट करता है? स्टेट। लगाता भी कौन है? अरे लिवाई भी कौन करेगा? लिवाई मतलब इंपोज कौन करता है? स्टेट। कलेक्ट भी कौन करता है? स्टेट। पूरा वही रखता है। फिर कुछ ऐसे टैक्स हैं जो सेंटर लगाता है और सेंटर ही रखता है, उसे बोलते हैं सीजीएसटी। क्या बोलते हैं? सो इट इज कलेक्टेड एंड लिवाइड बाय द यूनियन, लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन मतलब सेंट्रल होता है, और दोनों बराबर रेट्स पे होते हैं। अरे सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है? सेम रेट पे होता है। अगर मान लो ये बोतल है, इस पे 10% सीजीएसटी है तो 10% ही क्या होगा? एसजीएसटी। स्टेट को भी जाएगा, सेंटर को भी जाएगा। अब सुनना, लेकिन बेटा कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जिसके अंदर दोनों की हिस्सेदारी होती है। दोनों की हिस्सेदारी है। कैसे? अब मान लो एक ट्रक है, अब एक ट्रक जयपुर से चला, थोड़ा सामान यहां से लेके चला, फिर पहुंचा अंबाला, पंजाब, पंजाब पहुंचा। अब पंजाब से उसने थोड़ा बहुत सामान डाल लिया, और फिर वो उधर घुस गया हिमाचल में, उधर कर लिया उसने, उसका थोड़ा सामान डाल लिया, और लेके पहुंचा लद्दाख। अब बताओ मेरे को किसको मिलेगा टैक्स? वो ट्रक तो 4 जगह से गुजरा है, 4 जगह से गुजर गया, तो सर सेंटर को मिलेगा या उसको मिलेगा? सोचने वाली बात है। तो कुछ ऐसी जगह होती है जो स्टेट बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं जब, तो तब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके अंदर दोनों को मिलता है। समझ गए? तो दोनों को मिलेगा, उसको बोलते हैं आईजीएसटी। फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। उसमें क्या होता है? एक रेट पे टोटल टैक्स कौन ले लेगा? यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है आईजीएसटी, कलेक्ट करके अपना हिस्सा रख लेगी और बाकी किसको दे देगी? स्टेट को। तो आईजीएसटी क्या होता है? जहां दोनों का मिक्स होता है, दोनों के लिए कलेक्ट किया जाता है। और कलेक्ट कौन करता है? लेकिन सेंटर। बच्चों पे विश्वास नहीं है ना? अभी कांग्रेस वाला कलेक्ट करके देगा क्या? वो नहीं देगा, फिर वो भी कम नहीं है ना, वो नहीं पहुंचाएगा कहां तक? मोदी जी तक। मोदी जी मांगते रहेंगे, बोला यार हमारा तो दे दो, बोला है ही नहीं, सॉरी। निकला तो था ट्रक पैसे लेके, रास्ते में खो गया। चलो तो सुनना, इसलिए आईजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा? गवर्नमेंट ही करती है, सेंट्रल। इंटीग्रेटेड जीएसटी, तो देखो कुछ कलेक्ट कौन करेंगे? कुछ किसके कंट्रोल में है? स्टेट। कुछ बिजनेस पे जीएसटी वो लगाता है, कुछ चीजों पे जीएसटी कौन लगाता है?
सेंटर, वो सेंटर के पास जाती है कमाई, कुछ चीजों में दोनों के पास जाती है, उसे बोलते हैं आईजीएसटी, जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस पे लगता है। इंटर स्टेट लगा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, और उसे कलेक्ट कौन करता है? आईजीएसटी को सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और उसे फिर बांटती भी है। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट चलो नेक्स्ट, देखो भाई, अभी मैंने क्या बोला आपको, जीएसटी कब आया था? 2017 में। अब पेट्रोल के दाम तो लेकिन सर कम नहीं हुए आज भी, क्यों नहीं हुए पता है आपको? क्योंकि जीएसटी के अंदर पेट्रोल आया नहीं आज तक सभी राज्यों में। कारण क्या है? मोदी की सरकार है, तो मोदी ने तो बोला, सभी राज्यों से रिक्वेस्ट करा, निवेदन किया, बोले यार जीएसटी को, जीएसटी के परव्यू में ले लो पेट्रोल को, तो एक कॉमन टैक्स लगाएंगे, थोड़ा तुम ले लेना, थोड़ा हम ले लेंगे, और फिर थोड़ा उसका प्राइस कम हो जाएगा, तो देशवासियों को फायदा होगा। अब जो जहां जहां बीजेपी की सरकार थी वो वाले राज्य तो मान गए, मानेंगे ही, लेकिन जो कांग्रेस वाले उन्होंने डंडा कर दिया, बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, हमारी इनकम कम हो जाएगी, फिर तो ऐसे क्या कर रहे हो, तुम अपने हिसाब से चलो, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो मोदी जी ने बोला नहीं नहीं मेरी बात माननी पड़ेगी, ऐसे कैसे नहीं मानोगे, बताएंगे अभी तुमको। तो वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में तो वो सुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली ऑपोजिट चलता है मोदी के, ठीक है, जो मोदी चाहता है वो चीजें नॉर्मली वो नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी लॉबी किसकी है? मेन कांग्रेस की। वो जब वकील बने थे तो सरकार थी कांग्रेस की, उनको जज बनाया कांग्रेस ने, पहले डिस्ट्रिक्ट जज बनाया, फिर हाई कोर्ट का जज बनाया किसने? कांग्रेस ने, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बनाया किसने? कांग्रेस ने। तो बात किसकी मानेंगे? कांग्रेस की। तो जहां मोदी की इच्छा होती है डंडा कौन कर देता है? सुप्रीम कोर्ट। तो मोदी ने उनको बोला कि भाई नहीं नहीं यार जीएसटी में आओ, पेट्रोल को भी लो, वो माने नहीं स्टेट वाले, और कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किसके हक में सुना दिया? राज्य सरकारों के। तो मोदी को बोला मोदी जी आपकी जो जीएसटी काउंसिल है उसका जो भी डिसीजन है वो उन पे बाइंडिंग नहीं होगा, आप उन पे बाउंड नहीं कर सकते कि मानना ही पड़ेगा। दे कैन रिफ्यूज ऑल्सो, वो मना कर सकते हैं, बोला हम अपने राज्य में नहीं कर रहे, तो आप उन पे प्रेशर नहीं कर सकते, कंपलसरी नहीं है आपकी बात मानना उनके लिए, वो उनकी इच्छा है माने या नहीं माने। उनके पास भी इक्वल पावर्स है, राज्यों के पास भी इक्वल पावर्स है जीएसटी की पॉलिसीज बनाने के लिए। समझ में आया? तो जीएसटी की पावर उन्होंने दोनों को दे दी, बोले तुम भी अपनी डिसाइड कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, मानने की जरूरत नहीं है मोदी की बात। कमीना है साला। कौन बोला ऐसा? इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। आई बात समझ में? सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया है हमारे देश का। ऐसे अगर कोई केस चल रहा है रेप का तो 10 साल से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई आतंकवादी वगैरह का केस आ जाए, रात को 3 बजे सुनने बैठ जाते हैं, रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चालू होती है, रात को 3 बजे। सोचो सरकारी लोग साले नॉर्मल डे में तो काम करते नहीं है 10 बजे का जो ऑफिस होता है 10 से 6 बजे में काम नहीं करते, और रात को सुप्रीम कोर्ट खोल रहा है कितने बजे? 3 बजे। आतंकवादी की तो बात सुननी जरूरी है ना यार, चाहे वो जो रेप हुआ है जिस बच्चे का उसका सुनने की जरूरत नहीं है यार, वाला क्या है, होते रहते। आतंकवादी कभी कभी आता है, देखो उसका वेलकम पूरा जरूरी है। तो यही तो है, मैंने कहा ना किसके कंट्रोल में है सुप्रीम कोर्ट आज भी? किसके? तो अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल गुरु कौन था? तो मेरे क्या फर्क पड़ता है, झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। अफजल गुरु कौन था? जिसने पार्लियामेंट पे अटैक किया था, एक आतंकवादी। और हमारी कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र नारे लगा रहे थे यूनिवर्सिटी में, कौन से वाले? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कातिल कौन? अफजल गुरु को किस फांसी दी गई भाई? तो उसको फांसी देने मतलब फांसी देने वाले कौन है? कातिल। आप समझे? तो वो ऐसी सरकार है। थोड़ा देखा करो, आप लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आए, क्योंकि वोट तो आप भी करोगे, थोड़ा देखा करो कि कौन किसकी साइड ले रहा है, तो थोड़ा देखा करो जो भी है। हाँ भाई, भाई वो तो ऐसा नहीं है बोले यार वो सर वो निर्दोष होगा। निर्दोष क्या, खुद टेलीविजन चैनल पे कबूला हुआ है उसने कि भाई अटैक में शामिल था, वो अटैक का मास्टरमाइंड था।
अरे इंजीनियर था, इंजीनियर बाय प्रोफेशन। यूट्यूब पे वीडियो है उसका इंटरव्यू का। अगला तो पूरा वो कर रहा है कि भाई हाँ मैं उसका मास्टरमाइंड था, इतने लोग मरे, मेरी जिम्मेदारी है। और उसके लिए क्या बोल रहे हैं आप सोचो, उसके सपोर्ट के लिए। समझ में आया? महाराष्ट्र में 1993 में क्या हुए थे? बम ब्लास्ट हुए थे। 1993 में बम ब्लास्ट हुए। उसके अंदर आपने पिक्चर भी बनी है उसके ऊपर, ब्लैक फ्राइडे वगैरह करके। तो याकूब मेमन और वो जो था टाइगर मेमन, जो दाऊद के जो बेसिकली आदमी है, दाऊद इब्राहिम के, दाऊद ने अटैक करवाया था उनके थ्रू। तो ये तो विदेश भाग गए, दुबई छोड़ के भाग गए थे भारत, है ना। तो वहां से भारत ने पकड़ लिया किसको? उन्हीं में से एक को, टाइगर मेमन के भाई को। वो भी इन्वॉल्व था उसमें। याकूब मेनन सीए था बाय प्रोफेशन, इसलिए बता रहा हूं मैं। तो सुनना, तो उसको पकड़ लिया और वो भी उसमें इन्वॉल्व था। उसने फाइनेंशियल कुछ भाई ज्ञान कौन देता है? किधर से पैसा अरेंज करना है, किस रास्ते के थ्रू लाना है, कैसे सरकार से छुपाना है, सारा उनका फाइनेंस हैंडलिंग कौन कर रहा था? याकूब मेमन। तो उसको पकड़ लिया, उसकी भी उसके उसमें था, उसको पकड़ लिया, फांसी दे रहे थे, फांसी दी भी है, दे दी उसको। तो उस टाइम पे भी काफी बवाल मचा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट खुल रहा है, उसकी मर्सी पिटीशन डल रही है। बोला माफ कर दो ना यार बेचारे को। बेटा वो 350-400 लोग जो मर गए बम ब्लास्ट में, उनके कातिलों को भी माफ करने के लिए भी अब सोचो कौन एप्लीकेशन दे रहा है प्रेसिडेंट को। अब आप ये थोड़ा सोच समझ के पता होना चाहिए कि अपन किसको वोट करें, किसको नहीं करें, अपन किस साइड खड़े हैं ये तो देखना चाहिए ना, सही साइड खड़े हैं या गलत साइड खड़े हैं। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं फैसला, लेकिन अगर नहीं पता थी ये बात तो अवेयर करना भी मेरी जिम्मेदारी है। चलो, है ना, ये तो बढ़िया रील बनाएंगे अपन। हाँ भाई, तो बात समझ में आ गई होगी। सुप्रीम कोर्ट डंडा करने में क्या है? परफेक्ट। रात को 3 बजे खोल देता है। और किसके हक में बोला उसने? स्टेट गवर्नमेंट्स के। दैट द जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट रिफ्यूज कर सकती है, बोला हम अपनी पावर बनाएंगे, मोदी जी आप अपना देख लो। आप सुनना, जब जीएसटी आया देश में, फटाफट फटाफट सामने देखो, अरे ओ बावली बुझो चश्मेश, फिर तो यह पढ़ता नहीं है, फिर इन बेचारी बच्चों को परेशान करेगा, मेरे को पढ़ा दो। अच्छा लगता है क्या? पढ़ाई कर। तो इसलिए क्यों छेड़ा? तू पढ़ता ना चुपचाप, मेरे को छेड़ेगा तो बोलना पड़ेगा ना फिर मेरे को। हाँ भाई, जीएसटी देखो क्या हुआ। ओ जीएसटी कंपनसेशन सुनो। तो जब जीएसटी आया देश में, है ना, जब जीएसटी देश में आया, चल तो रही है मेरी, ठीक है। जब जीएसटी देश में आया तो भाई सारे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हो गए। तो राज्य सरकारों ने बोला यार मोदी जी यार व्हाट द हेल मैन, हमारा टैक्स ही कम हो गया, हमारे राज्यों की वैसे इनकम कम थी, हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम वैसे ही कम होते, तुमने वो भी अपने ले लिए, अपने साथ में अपने पास कर लिए, हमारी तो इनकम ही कम हो गई। तो मोदी जी ने उनको बोला यार भाइयों बहनों, हम देंगे आपको जो भी आपका नुकसान हुआ है हमारी वजह से, हम इस सारे नुकसान की भरपाई करेंगे। बोले कैसे करोगे? बोले टेंशन मत लो, हम अमीरों पे लगाएंगे लग्जरी टैक्स। अगर ये 5 स्टार होटल में खाने जाएंगे तो इनका हम टैक्स ज्यादा लगाएंगे, 28% जीएसटी लेंगे। समझ में आओ? और बोला वो लोग जो डीमेरिट गुड्स वाले हैं, बोतल वोतल शाम को चाहिए जिनको, उनके ऊपर भी ज्यादा टैक्स लगाएंगे, है ना। और बोलो वो जो माहौल बनाते हैं, बोलो उन पे भी ज्यादा टैक्स लगाएंगे और उससे कमा के तुम्हें देंगे। किसको? राज्यों को। कम नहीं है मोदी जी, कमी नहीं है साला, खुद खाता पीता नहीं है, दूसरों को जीने नहीं देता है। समझे? महंगी करी जा रहा है, फालतू 200 की चीज महंगी हो गई है आजकल। मतलब क्या मानोगे तुम्हें, 3-3 हजार रुपए में 4 बोतलें आ रही हैं, वो भी छोटी वाली, वो भी छोटी वाली आती है, तुम नहीं जानते। आती है कुछ पानी की बोतलें आती है, बहुत महंगी आती है। तो 3-3 हजार रुपए में 4 बोतलें, कितना जेब से पैसा जाता है? अच्छा लगता है क्या? मोदी जी का तो बाप का जा नहीं रहा है, अपना जा रहा है ना। यही तो है, वो पैसा कहां जा रहा है? स्टेट्स को। अरे मोदी जी ने बोला ना, बोला टेंशन मत लो,
तुम्हारे नुकसान की भरपाई कहां से करेंगे? अभिषेक सिंह से। सारी भरपाई हमसे कर लो, सारे तो मैं ही ले रहा हूं। तो ये चलो, अरे बेटा बहुत खर्चे हैं जीवन में, तो आपको क्या ही बताऊं, फालतू छोड़ो। बहुत खर्चे हैं। सामने देखो तो, अरे बात समझ में आई क्या? एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, लेकिन बात तो पल्ले पड़नी चाहिए ना। जीएसटी कंपनसेशन स्कीम बोलते हैं इसको। सामने देखो तो, जब जीएसटी आया था तो मोदी ने वादा किया सारी स्टेट्स को, बोला टेंशन मत लो, तुमको हम कंपनसेट करेंगे, जो भी लॉस हो रहा है ना तुमको हमारी वजह से जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन से, उसके लिए हम तुम्हें कंपनसेट करेंगे। बोला कैसे करोगे? सेस लगाएंगे, सेस। सेस मतलब क्या होता है? एडिशनल चार्ज। किस पे? बोला यार वो जो लग्जरी गुड्स यूज करते ना, उन पे से लूट के तुमको देंगे, तुमको लेकिन मिलेगा, टेंशन मत लो। सही है? लग्जरी गुड्स पे लगाएंगे, डीमेरिट गुड्स पे लगाएंगे और तुम्हारे खाते में डाल देंगे। सही है? अब सुनना, इनिशियली ये वादा 2-3 साल के लिए किया गया था, बट मोदी जी को मजा आने लग गया, इन्होंने साले ने 5 साल और एक्सटेंड कर दिया। बोला और ज्यादा देंगे तुमको, और देंगे, खुश हो जाओ तुम, बस नाराज मत होना, वोट दे देना बस। ठीक है? तो ही एक्सटेंडेड दैट स्कीम कंपनसेशन वाली बियॉन्ड द इनिशियल 5 ईयर पीरियड। तो 5 ईयर, इनिशियली 5 ईयर के लिए दिया था, उसके बाद और उसे एक्सटेंड कर दिया, ताकि बोला यार तुम्हारे जो भी इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से तुम्हें परेशानी आती है राज्यों को, मैं तुम्हें मदद कर दूंगा, टेंशन मत लो, और लूटूंगा अभिषेक सिंह को। ठीक है? और बढ़ाए जा रहे प्राइस। चलो कोई बात नहीं, हम तो कर रहे हैं मैनेज। हाँ भाई, अब सुनना, तो जब ये 2017 में जीएसटी आया, उससे पहले क्या था? वैट, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे बहुत सारे। तो वहां से जीएसटी पे लाना, तो ये जो बदलता है समय, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन, समझते हो ट्रांजिशन? अरे होता है ना वो, कई बार उस पे भी आता है, रील वील में भी आता है, इंस्टाग्राम पे, कि 1 साल पहले कैसे दिखता था, 1 साल बाद, अभी तुमको दिखाऊंगा 1 साल बाद में 6 पैक्स, और फिर फोटो दिखाऊंगा बिफोर आफ्टर, अरे ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड, फिर एक थोड़ा सा बीच में एक टाइम लैप्स बना दूंगा फास्ट वाला, मोटे से पतले होते का। अरे क्या है? ट्रांजिशन पीरियड। अब सुनना, बातें नहीं। सो जब ये जीएसटी का ट्रांजिशन पीरियड आया, पुराने सिस्टम से हम जब नए सिस्टम पे आए, तो सर हाईएस्ट किसको मिली कंपनसेशन? अरे अभिषेक सिंह से जो लूटा इन्होंने डीमेरिट गुड्स पे, जो टैक्स लगा लगा के, सबसे ज्यादा कौन से राज्य को फायदा मिला है? बोलो। MKGTP। MKGTP मतलब सीक्वेंस है, सबसे ज्यादा कंपनसेशन कौन से राज्य को मिला? महाराष्ट्र। के मतलब कर्नाटका, जी मतलब गुजरात, टी मतलब तमिलनाडु, और पी मतलब पंजाब। ब्रा। हे भगवान, कब खत्म होगा तुम्हारा कोर्स? पागल हो जाऊं मैं। हाँ भाई, बात नहीं। हाँ भाई, इधर 2022-23 में द टोटल कंपनसेशन रिलीज्ड, बेटा सुन लो, ये नोट से पहले के अमाउंट चेंज होता रहता है, चेक करो, अमाउंट तो चेंज नहीं है मॉड्यूल में। 2022-23 में टोटल कंपनसेशन कितना मिला स्टेट्स को? 1,15,662 ही है क्या? ठीक है, कुछ चीजें चेंज होती रहती है ना यार। चलो आगे बढ़े। चलो अभी ये किसकी शेयरिंग हुई? टैक्सेस की। अब सुनना, ऊपर वापस आ जाओ टॉपिक पे। टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कौन तय करता है? फाइनेंस कमीशन तय करता है। टैक्सेस का बंटवारा, अरे कलेक्ट तो करता है, बताया ना भी कौन करता है? तीनों। कुछ होते हैं जो सेंट्रल कलेक्ट करती है, SGST, जो सेंट्रल कलेक्ट करती है CGST, जो स्टेट करती है SGST, और जो दोनों का मिक्स होता है जिसमें हिस्सा IGST। वो तो पढ़ लिया, लेकिन फिर भी हिस्सेदारी तो बताओ। तो सुनना, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय फाइनेंस कमीशन, ढंग से सुनना। फाइनेंस कमीशन इवैल्यूएट्स द वर्टिकल इक्विटी, सुनना, शेयर ऑफ ऑल स्टेट्स इन टोटल रेवेन्यू। अरे बातें नहीं,
एंड हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्या है? एलोकेशन ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू अमंग द स्टेट्स। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? सामने देखो, देखो टोटल कमाई, अरे गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू कैसे बटेगा? अरे कितना हिस्सा सेंटर को और कितना स्टेट्स में बटेगा? अरे समझ गए कि नहीं समझ गए? है ना, सेंटर का कितना और स्टेट्स का कितना? तो सेंटर का कितना है? इसको 41, इसका। अब मेरे को एक बात बताओ, ये सेंटर वाला भी तो बटेगा ना, तो ये सेंटर का जो 59 है ये भी तो बटेगा इन द स्टेट्स। सेंटर का 59% विल बी डिवाइडेड इनटू स्टेट्स ऑल्सो। भाई वो भी तो अपने, मैंने कहा ना, अरे बताया था ना मिठाई वाला एग्जांपल यार। पहले टोटल मिठाई आई, मान लो हमारे नानी के से आई, तो थोड़ा मम्मी ने रख लिया खुद के लिए, थोड़ा मेरे को दे दिया, थोड़े मेरे भाई को दे दिया, ऐसे करके फिर मम्मी का जो रखा, मम्मी वाला भी तो बटता है। तो ऐसा समझ गए? अब तो टोटल रेवेन्यू, अब जो बोलूं ढंग से सुनना, जो टैक्स शेयरिंग कैसे होती है? दो होती है, एक होती है वर्टिकल इक्विटी, एक होती है हॉरिजॉन्टल इक्विटी। वर्टिकल इक्विटी क्या है? टोटल रेवेन्यू कैसे बटेगा स्टेट्स के अंदर, स्टेट्स में कैसे बटेगा? टोटल रेवेन्यू कैसे बटेगा स्टेट्स में, इसको बोलते हैं वर्टिकल इक्विटी। क्या बोलते हैं बावली? पूछो। वर्टिकल इक्विटी। अब सुनो, अरे क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्या है? मतलब सेंटर का रेवेन्यू, अरे मम्मी वाला, मम्मी वाले में से किसको, कौन सी स्टेट को कितना मिलेगा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विटी। अरे समझ में आया क्या? और अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी नहीं आया ना, तो बेटा आग लगा देना इको की किताब को, कोई का बाप ही नहीं पढ़ा सकता फिर, क्योंकि मेरे से नहीं पढ़ सकते तो कोई नहीं पढ़ा सकता फिर। समझ में आया? याद है ना मेरा जन्म काय के लिए हुआ था? मेरे बाद ही आया जो आया देश में, बदलाव, परिवर्तन। किसके बाद? मेरे बाद। वो तो ये शेयर मार्केट का था। पूरी इकोनॉमी बड़ी चीज होती है, शेयर बाजार तो उसका एक सिर्फ क्या है, पार्ट, चुन्नू मुन्नू करोड़ों का था। इतना तुम्हारी गाय भैंस घोटाला कर लेती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी पागल हो तुम। अरे बात समझ में आ गई क्या? फोटो ले लो बेटा, फोटो, फोटो। क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं है, इसको फिर समझना, गड़बड़ करोगे। व्हाट इज वर्टिकल इक्विटी? टोटल रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा स्टेट्स में। हो गया? सुसु आ रही है? मौसम खराब तो मौसम को आ रही है ना, तेरे को क्या दिक्कत? अच्छा अच्छा, थोड़ी देर में है, अटक जाएंगे। तू कहाँ अटकेगा हो यार? समझो, अगर मैंने पढ़ाया नहीं ना कोर्स सही टाइम से, तो अटक जाएंगे। ज्यादा बड़ा क्या है, ये वाला काम है। बारिश में क्या है, भीगोगी तो ज्यादा से ज्यादा। चोमू से कौन है? ओ गुड, चलो ठीक है, तुम चल जाओ, चोमू वाले जा सकते हैं, बाकी रह जाओ। चलो बैठो, सामने देखो। अरे इधर देखो, समझ में आ गया? अरे बातें नहीं, इधर देखो। अरे कर लो, आराम से कर लो, क्योंकि मैं टॉपिक तक एंड करूंगा। अब वो टॉपिक एंड होगा, तुम जितनी कर लो। टाइम से नहीं है आज क्लास, आज टॉपिक से। वैसे भी मैं टॉपिक से लेता हूं हमेशा, टाइम से कोई पढ़ाता ही नहीं, टॉपिक। हाँ भाई इधर देखो, तो जैसे मैंने अभी आपको बोला, व्हाट इज वर्टिकल इक्विटी, व्हाट इज, तो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है क्या वर्टिकल इक्विटी होगी, क्या हॉरिजॉन्टल होगी, और दोनों क्या होते हैं मैंने बता दिया। ठीक, आगे देखो, फाइनेंस कमीशन बताता है क्या, कौन निकालता है टोटल टैक्स से कितना रेवेन्यू आया, निकालेगा कौन सर, टोटल कमाई कितनी हुई, कौन निकालता है? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन असेसेस द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ द यूनियन। अरे गवर्नमेंट की कौन निकालता है टोटल कमाई कितनी हुई टैक्स से, कौन निकाल के देता है? अरे कौन, कहां जा रहा है रे?
अच्छा उसके साथ पड़ेगा, हाँ, दोस्त है। अच्छा अच्छा, पढ़ने छेड़का नहीं करते तुम भी यार। लो इधर देखो, तो कैसे निकलता है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू? अरे पढ़ लो रे यार, बाद में कर लेना छेड़खानी तो। हाँ भाई, कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद जितनी करनी अभी छोड़ो। हाँ भाई, तो कौन निकालता है टोटल टैक्स? कितना हुआ गवर्नमेंट का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू? कौन निकालता है? फाइनेंस कमीशन। सुनना, फिर उसमें से क्या माइनस करते हैं? सेस, एडिशनल जो लगाते हैं, सरचार्ज, ठीक है, और एंड, अरे नहीं रे भाई, पढ़ना नहीं आता बच्चों को, फिर गड़बड़ करते हैं। ये एंड है, उसके आगे हो गया। टैक्स रेवेन्यू कौन निकालता है? गवर्नमेंट। अब टॉपिक बदल गया, अरे समझ में आया? नॉन टैक्स रेवेन्यू भी कौन निकालता है? एक बोल रहा टैक्स रेवेन्यू, ये माइनस हुआ, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू भी कौन निकालता है? दोनों रेवेन्यू कौन निकालता है? फाइनेंस कमीशन। समझ में आया? और फिर दोनों को जोड़ के क्या आता है? नेट डिविजिबल पूल। बात पल्ले पड़ी? स्विमिंग पूल नहीं, डिविजिबल पूल। दो इधर देखो रे, तो इधर देखो, नेट डिविजिबल पूल कैसे आता है? कौन निकालता है? कौन निकालता है बोलो? फाइनेंस कमीशन। कैसे निकालते हैं? टैक्स रेवेन्यू भी निकालेगा, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, और क्या निकालते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में से लेकिन पहले क्या माइनस होता है? सेस, सरचार्ज, फरचार्ज, ठीक है। कुछ एडिशनल कई बार रिचेस पे लगाते हैं, एडिशनल सरचार्ज। ये सब माइनस माइनस होके क्या आ जाता है? टैक्स का रेवेन्यू। टैक्स से कितना आया, फिर नॉन टैक्स से कितना आया, दोनों को ऐड करके क्या आ जाता है? नेट डिविजिबल पूल आ जाता है। बोलो समझ में आया क्या? फोटो 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 निकालना नहीं है, कहीं भी कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए। बारिश आ रही है? बाहर देखना एक बार। आ रही क्या? नहीं, सामने वाली दुकान तक जाने लायक नहीं आ रही क्या? उतनी तेज आ रही कि जा ही नहीं पाए आदमी, ऐसा नहीं है ना? ठीक। अरे कुछ नहीं, बिस्किट का पैकेट लेके आना है मेरे लिए एनर्जी तो चाहिए ना, खाना नहीं खाऊंगा तो कैसे पढ़ाऊंगा? खाना नहीं खाया ना मैंने, अब तुम तो ऐसे पढ़ लेते हो, मेरे से पढ़ाया नहीं जाता ना, एनर्जी डाउन हो जाती है इस टाइम तक आते आते। लो देखो, टॉपिक एंड करने के बाद दूंगा ना। हाँ भाई सामने देखो, क्या बोल रहा था मैं? अच्छा, ये आ गया नेट डिविजिबल पूल निकालना। अरे ये ऊपर दे रखा है, सेंटर निकालती है ग्रॉस रेवेन्यू, लेस कर देती है सेस, सरचार्ज, एक्स्ट्रा टैक्स। समझ में आया? ये लेस नहीं करना है यार, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अच्छा अच्छा, ओ सॉरी सर, एस एस, एक माय प्रॉब्लम, माय मिस्टेक। अरे वो टोटल रेवेन्यू था ना, टोटल कमाई में से नॉन टैक्स वाली हटाओगे तो कौन सी बचेगी? टैक्स वाली। नहीं समझे? टोटल 100 रुपए में से चालू किया, 100 में से सेस वैस वैस हटा दिए, फिर उसमें से नॉन टैक्स वाली हटा दी तो कौन सी बची? टैक्स वाली। ऐसे क्लियर है? ओके चलो, तो ये पता होना चाहिए, कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, टेंशन मत लो, लेकिन बात तो पता होनी चाहिए। ऐसा आगे बढ़े। ओके आगे देखो। हाँ भाई, सो अच्छा, उसके बाद निरंतर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज मेड इन 2000 ईयर, एक्सपैंडेड द डिविजिबल पूल टू इंक्लूड ऑल सेंट्रल टैक्सेस। पहले क्या होता था? पहले कि इस डिविजिबल पूल में कम आते थे टैक्स, सरकार छोटी थी सेंट्रल वाली यूनियन, वो ना 3-4 टैक्स ही बोलती थी स्टेट को, बोला यार हमारे पास भी तो कहाँ है, बोलो कहाँ है दिखाओ,
तो उसमें 2-3 टैक्स ही डालती थी, बाकी कुछ टैक्स उस पूल में डालती नहीं थी। बोला उसकी कमाई थोड़ी डालेंगे इसमें, ये नहीं बटेगा, ये तो जन्म जाता हमारा है। तो बाद में क्या हुआ, वो वाले एडिशनल टैक्स भी उसमें डालने लग गए। तो आज की डेट में मतलब पूल काफी बड़ा हो गया है, समझ गए। चलो अब कितना परसेंट स्टेट को मिलेगा, कितना परसेंट राज्य सेंटर को मिलेगा, अरे वही 41 इसको, बाकी रिमेनिंग 59 उसको। कौन डिसाइड करता है, कमीशन डिसाइड्स। कौन डिसाइड करता है भाई, कमीशन डिसाइड करती है। बोलो समझ में आया क्या, ये भी हो गया, ठीक है आगे बढ़े। इसके बाद सर टैक्स तो क्या है, कमाई, खर्चे भी बटते हैं क्या सर, बिल्कुल बेटा खर्चे भी तो बटेंगे। तो खर्चे कैसे बटते हैं, अब सुनना, कुछ खर्चे किसकी जिम्मेदारी है, पूरा कुछ खर्चे हैं जो सिर्फ सेंटर के हिस्से में आते हैं, अरे वो सेंटर करेगा। कुछ खर्चे वो सिर्फ किसके हिस्से के हैं, स्टेट, उनमें सेंटर नहीं करता, कौन करता है, सिर्फ स्टेट। और कुछ खर्चे होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब मिक्स्ड, जिसके अंदर सेंटर का भी हिस्सेदारी करेगा, सेंटर भी खर्चा करता है और स्टेट भी। तो जो हमारा संविधान है, संविधान में दो चीजें होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं। संविधान की जब किताब उठाओगे आप उस किताब को, तो उसमें दो चीजें होती हैं, आर्टिकल्स और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सुना होगा कभी नाम जीवन में 11वीं से पहले पढ़ा होगा कभी। तो एक होते हैं आर्टिकल्स, एक होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये लिस्ट दी हुई है कि भाई सेंटर के खर्चे कौन कौन से हैं, सेंटर की लिस्ट। फिर स्टेट के खर्चे कौन से हैं, उसे बोलते हैं स्टेट लिस्ट। और जहां दोनों को करने होते हैं उसे बोलते हैं कॉनकरेंट लिस्ट। आगे बस, अरे पक्का। तो देखो सर सेंटर के कौन कौन से खर्चे हैं बताओ, सेंटर कौन कौन से खर्चे करता है, इट हैंडल्स द नेशनल प्रायोरिटीज लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फाइनेंस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सब। समझ गए कौन किसके हिस्से में, सेंटर। अच्छा सर राज्य के हिस्से में कौन कौन से खर्चे होते हैं, राज्य मैनेज करता है क्या, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सोशल सर्विसेज, समाज कल्याण, हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस। पुलिस किसके कब्जे में होती है, राज्य सरकार के, ठीक। ज्यादातर एक्सेप्शन है इस बात के, जैसे दिल्ली बीइंग अ यूनियन टेरिटरी, तो दिल्ली के अंदर स्टेट का कंट्रोल नहीं है पुलिस पे, इसलिए तो पुलिस आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के नेताओं को ही ले जाती थी। बोले यार हम तो मिनिस्टर है, बोले तेरी ऐसी तैसी चल अंदर, क्योंकि वह पुलिस किसके कंट्रोल में, मोदी जी के, यूनियन टेरिटरी है ना सर, ऐसा समझ में। बोला चीफ मिनिस्टर, बोला यार मैं चीफ मिनिस्टर हूं, बोला चल अंदर। स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, सुनो, स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो राज्य का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली क्या आता है, सारे रोड्स, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे जो संसाधन है सो इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। कौन करेगा, राज्यों में स्टेट करेगी सर। लोकल रोड्स, समझ रहे हो, शहर की रोडें टूटी हुई है, मोदी को ट्वीट कर रहे हो, व्हाट द हेल मोदी जी अबे मोदी थोड़ी तुम्हारी गलियों की रोडें ठीक करेगा, म्युनिसिपल गवर्नमेंट को करो कंप्लेंट, स्टेट गवर्नमेंट को करो कंप्लेंट। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में, ऐसा होता है। सुनना, उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अरे गांव वगैरह में पंचायत होती है, शहर में ये जो म्युनिसिपैलिटी होती है, म्युनिसिपल गवर्नमेंट समझते हो, पार्षद, मेयर सुना होगा, मेयर, ये सब 3 चुनाव में वोट करते हो तुम लोग, 3 चुनाव बस। पहला एमपी का, लोकसभा के चुनाव में वोटिंग जाती है। दूसरा राज्यसभा जो होती है, विधानसभा सॉरी राज्यसभा गलत बोल दिया, विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जयपुर वाली में जो है, इसका भी वोटिंग होता है। एमएलए के चुनाव में तुम वोटिंग करते हो। दूसरा, तीसरा होता है पार्षद का चुनाव। तो पार्षद का चुनाव होता है लोकल गवर्नमेंट तुम्हारा, समझ में आया, अरे बोलो यस और नो। तो 3 होती है गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट, म्युनिसिपल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं उसको। अरे बात समझ में आई क्या,
तो कुछ खर्चे सिर्फ किसके कंट्रोल में है, कौन करेगा, सेंटर। कुछ खर्चे कौन करेगा, स्टेट। कुछ खर्चे लोकल गवर्नमेंट भी करती है। गांव में रोड नहीं बन रही, कौन बनवाएगा, मोदी जी। पंचायत की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है, ग्राम पंचायत। समझ में आई मेरी बात। वो देखा तुमने पंचायत टीवी पे आता है, पंचायत का सीजन, ग्राम पंचायत फुलेरा, सचिव जी। तो वो सचिव जी क्या है, पंचायत के अंदर बैठते हैं ना, पंचायत ऑफिस है, वहां पे होता है सब कुछ डिसाइड। गांव में कैसा वो पब्लिक यूटिलिटीज, शौचालय बनेंगे कितने, जहां शौच वहीं शौचालय, तो पब्लिक यूटिलिटीज बनेगी। वो पिक्चर आई थी ना टॉयलेट, देखी थी टॉयलेट, एक प्रेम कथा, बीवी छोड़ के चल जाती है उसके, वो टॉयलेट नहीं तुम्हारे घर में, होता है। तो वो किस और क्या, वो किससे लड़ते हैं जाकर के, देखी नहीं पिक्चर आपने, अच्छी पिक्चर बनी है, मुश्किल से थोड़ी बहुत तो देख लिया करो कम से कम। तो पिक्चर में देखा वो पति किससे लड़ता है, पूरे समाज से लड़ता है, खुद के बुजुर्गों से लड़ता है, ग्राम पंचायत से लड़ता है। समझ में आया। वॉशरूम बनवाने के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है, ग्राम पंचायत की। लोकल रोड, इलेक्ट्रिसिटी सब उसी की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, वो तो समझ में आया। तो कुछ जिम्मेदारी है जो सेंटर की, कुछ जो स्टेट की, और जहां दोनों की होती है उसे क्या बोलते हैं, फॉर मिक्स आइटम्स। मिक्स आइटम में क्या होता है भैया, कॉन्करेंट लिस्ट, बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बोलो समझ में आया क्या, बोलो 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 भैया। बेटा इतना तो आज उनको पढ़ा के आ गया हूं मैं, ये तो अभी तो एडिशनल हुआ भी नहीं चालू ये तो पढ़ा है। अब आप सोचो वो थोड़ा जल्दी होता है उनके बैच में, होता है। एक 15 पे भी तो हुई थी, आज थोड़ी यहाँ 15 मिनट का फर्क हो गया था। हाँ फिर तो ठीक हुआ है, अभी तक एग्जैक्ट लगभग सेम आवर चल रहा है। उनका भी 1 घंटा 3 मिनट कुछ लगा होगा, तुम्हारा भी लगभग वैसे चल रहा है। हाँ भाई इधर इधर इधर, ये लास्ट चीज, इस फिर ये खत्म हो गया टॉपिक। हाँ भाई सुनो, तो अरे बढ़लाना पानी यार, तुम बिल्कुल वो वाली हो क्या, गांव की औरतें मतलब पानी भर के लेके आती हूं मैं कुएं से 2 मिनट रुक जाओ फिर भर के लिए आना। हाँ भाई सामने देखो अरे यार तुम उधर, ओए कर लो। देखो मैं तो 5 बजे 6 बजे तक यहाँ आऊंगा, जो कर ले, पढ़ाऊंगा मैं बढ़िया मेरा टॉपिक खत्म होना चाहिए। हाँ भाई सामने देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स कहां दे रखा है, आर्टिकल के, संविधान के कौन से उसमें, आर्टिकल 268 से 281 बताया था ना। अब सुनो ये याद करने नंबर्स, मैं फिर बता देता हूं, मेरी वजह से नंबर नहीं कटता भैया, और कोई बोल दे अगर दुनिया में तो उसका माथा फोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने अपना काम ठीक से किया है, मुझे पता है, मैंने बताया होगा, या तो किसी ने सुना नहीं होगा या उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी होगी, मैंने बताया ही होगा। आर्टिकल 268 किसका होता है, ढंग से सुन लेना, ये वो टैक्सेस होते हैं जो कलेक्ट कौन करता है, यूनियन, लिवाई कौन करता है, सॉरी लगाता कौन है, इंपोज कौन कर रहा है, यूनियन मतलब सेंटर। अरे इंपोज कौन कर रहा है, सेंटर, लेकिन कलेक्ट और बांटता कौन है, स्टेट्स। अब सुनना 269 में कौन से टैक्सेस आते हैं, वो ऊपर ड्यूटीज थी, नीचे टैक्सेस। तो ये वो टैक्सेस हैं विच आर लिवाइड एंड कलेक्टेड, जो लगाता भी कौन है, स्टेट, कलेक्ट भी कौन करता है, स्टेट, ओ सॉरी मेरे मुंह से क्यों निकल रहा है, सेंटर, सेंटर, अरे पता नहीं ऐसे निकलता है। हाँ भाई तो ये वो टैक्सेस है जो कलेक्ट, लगाता कौन है, सेंटर, कलेक्ट कौन करता है, सेंटर, फिर बाद में किसको बांट देता है, वो स्टेट्स को, लेकिन लगा भी कौन रहा है, कलेक्ट भी कौन कर रहा है, सेंटर। ऊपर वाला क्या था, द ड्यूटीज लिवाइड बाय द सेंटर कलेक्टेड बाय द स्टेट्स, ठीक है। और 270 क्या कहता है, अब सुनना, 270 टैक्सेस लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन, सेम जो ऊपर वाले में था, बट कैसे बटेगा बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। अरे आई बस में क्या वर्ड जुड़ गया बस, अरे ऊपर वाले में क्या था, कौन कौन से टैक्सेस सेंटर कलेक्ट करेगा और लगाएगा,
वो कलेक्ट करेगा और लगाएगा कौन? सेंटर, फिर बांट देगा किसमें? स्टेट्स में। इसमें क्या बोला 70 में? कौन कौन से टैक्सेस सेंटर कलेक्ट करेगा और लगाएगा? कलेक्ट करेगा कौन? सेंटर। और फिर वो कैसे बटेगा? बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। आया समझ में? अरे आया नहीं आया? तो ऊपर वाला है वर्टिकल इक्विटी, समझ में आया? नहीं आया होगा, अब आएगा। बोला था ना वर्टिकल इक्विटी। और नीचे क्या है? हॉरिजॉन्टल इक्विटी। कैसे बटेगा? कोई बात नहीं, तो आप डायरेक्टली नाम से भी याद कर सकते हो। फर्क समझ गए तीनों का? नाम याद रखना, 68, 69 और 70, ठीक है। फिर 68 के बाद हिंदी नहीं आती ना मेरे को, 69। तो मैं हमेशा लास्ट वाले में, जिसमें 69, 79, 59, 40 ये वाले में टकता हूं मैं फिर इसमें अंदाजा लगाता हूं कि टाइम लगता है थोड़ा सा। फिर का जो इसका बाद वाला होता है ना, जैसे 60 को 60 बोलते, तो मैं ऐसा अंदाजा लगाता हूं कि उससे पहले वाले का 59 ऐसे। अब लेकिन वो 99 वाले में प्रॉब्लम होता था मेरे को, बोला उसमें तो 100 है, ऐसे वो करता हूं मैं मैनेज। 50 तक तो अच्छे से आती थी पहले मेरे को, पहले अभी भी आती 50 तक, तो उसके आगे थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ता है, लगा लेता हूं। लेकिन अब मैं एक वो 66 और 67 में फंस जाता हूं मैं। सही एक ही होते हैं क्या? 66 और 67 एक ही होते हैं, देख लो। 66 और 67, 66, 67, मैं 66, 76 समझता था। है? एक मिनट रुक जाओ, बताता हूं। 61, 62, 63, 64, 66, तो 76 क्या होता है फिर? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। हाँ भाई कोई बात नहीं, अरे कोई नहीं, हमारे पास हमारे फ्रेंड्स थी स्कूल में, तो 8th क्लास के बाद हमने हिंदी का ज्ञान थोड़ा कम है, इसलिए तो लिखता हूं मैं। अब कोशिश करता हूं कि थोड़ी लिख लूं, मैं भूल गया आधे अल्फाबेट्स तो बनाने ही नहीं आते। अरे गलती कर देता हूं, तुम्हारे में तो चलो कोई बात नहीं, कोर्ट में गलती हो जाती कई बार, समझ में आ रहे हो? तो कई बार होता है कुछ और भी, जीवन में और भी काम है हमारे, थोड़े थोड़े सारे काम करने पड़ते हैं कि पैसा मल्टीपल सोर्सेस से चाहिए ना थोड़ा थोड़ा। लेकिन वहां गड़बड़ी कर दी तो जज नाराज हो जाता है ना, छोटी बड़ी कर देता है, बोला यार ये क्या है, गलत लिख दिया। तो ये बनाना पड़ता है वो जो भी है, इसलिए बहुत जरूरी है। और तुम्हारे भी जरूरत है, इसलिए हिंदी पढ़ा करो ढंग से। सरकारी सारी कानूनी कार्रवाई, जो भी सरकारी कार्रवाई इकाई में होती है, हिंदी लैंग्वेज यूज करी जाती है ऑफिशियल लैंग्वेज में, समझ रहे हो? बहुत सारी दिक्कत आती है। हमारा दोस्त है सरकारी नौकरी में, उसको भयंकर दिक्कत आती है, समझ रहे हो? वो तो इंग्लिश में समझता है और वो हिंदी में पूरा पेपर, वो भी तुम्हें लगता है बोला सर हिंदी तो आती है, बेटा वो ऐसी हिंदी होती है जो तुम्हें भी नहीं आती है। सरकारी भाषा की हिंदी बहुत बहुत ही डिफिकल्ट होती है, जो टिपिकल हिंदी होती है वो अपने नहीं पल्ले पड़ती, वो पढ़ लिया करो ढंग से, सीखो। समझ में आया? हाँ भाई 71, आर्टिकल 71 में क्या आता है, जल्दी बोलो, कैसे याद करोगे? सरचार्ज कितना लगेगा? 71। 75, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द यूनियन टू स्टेट्स। अरे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपलसरी ग्रांट्स कौन सी देनी पड़ेगी? कंपलसरी मतलब देनी पड़ेगी ये मदद, तो किसको? स्टेट्स को देनी पड़ती है भैया, मोदी सरकार मना नहीं कर सकती। बोला नहीं नहीं कांग्रेस की सरकार है मैं तो नहीं दूंगा, देना पड़ेगा। कुछ कंपलसरी ग्रांट्स है, कहां दी हुई है? सेक्शन 75 में। 75 ऐसे याद रख लो इंदिरा गांधी के हिसाब से। अब सुनना, 282, 282, अरे 282 का है
हेलो, वेलकम। हाँ भाई, तो इधर देखो, इधर देखो। अरे खत्म होने वाला है, सामने देखो, फिर दूंगा रेस्ट 5 मिनट का, शांति से देखो। सामने देखो, 75 में क्या दिया गया है? स्टैट्यूटरी ग्रांट्स इन एड, जो कंपलसरी ग्रांट्स है, मदद करनी पड़ेगी मोदी को, कंपलसरी देना पड़ता है। 282 में क्या है? ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस। ये कंपलसरी नहीं है भाई, कभी भी कोई पब्लिक प्रॉब्लम आ जाती है, पब्लिक पर्पस के लिए कोई वो आ गई, कोई डिजास्टर हो जाता है, नेचुरल कोई भी, तो मदद करनी पड़ती है। रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, 200 500 1000 लोग मर गए, तो वो करती है मदद भाई, सेंटर भी करती है। ठीक है, अभी वो हवाई जहाज बिड़ गया था, तो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट भी करेगी। 293 लोन्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस, सरकारें कितना लोन उठा सकती है, कहां दे रखा है? 93 वाले सेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, लोन्स का सेक्शन कौन सा है गवर्नमेंट का? 293। आर्टिकल कौन सा है ना? और ग्रांट्स फॉर नॉर्मल ग्रांट्स किस में आती है? 282 में। कंपलसरी ग्रांट्स किस में? स्टैट्यूटरी ग्रांट्स 75 में। 71 पे क्या है? सरचार्ज। और ऊपर वाले तो तुम्हें पता ही है सारे। क्लियर है क्या? पक्का? 100%? बोलो। अब एक बार देखने दो। बोरोइंग, लो भाई, ये इसकी बात करते हैं। बोरोइंग एंड आर्टिकल्स, बोरोइंग वगैरह कहां दे रखी? अभी बोला था लोन्स। अरे लोन्स कौन से उसमें? आर्टिकल में 93 में है ना। हाँ तो देखो 92 और 93 सामने देखो, सामने सामने सामने। बोरोइंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कहां गिवन है सर? 292 और 293 आर्टिकल में गिवन है। अब सुनना, 292 293 देखो क्या बोलते हैं ये आर्टिकल्स, सामने देखो, लिमिट बताते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना बोरो कर सकती है, कितने तक बोरो कर सकती है, वो लिमिट कौन तय करता है? पार्लियामेंट। कौन तय करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बोरो विद इन द लिमिट डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। और अच्छा, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर लोन नहीं चुकाया, तो किसको पकड़ते हैं? गारंटी कौन देता है? तो उसकी गारंटी जाती है किससे? अब सोचो, भारतीय सरकार अमेरिका से उधार ले रही है, मान लो आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से उधार मांग रही है। अब वो आईएमएफ बोलता है, बोला गिरवी तो रखो कुछ, बोला गिरवी तो नहीं रखेंगे, बोला गारंटी दिलवा दो किसी की, तो बोला ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की कसम खाते हैं हम इसी गारंटी देते हैं कि हम तुम्हारा कर्जा चुकाएंगे, और नहीं चुका पाए तो यहां से ले लेना। कौन किसको गिरवी रखते हैं? किसको, किसकी गारंटी देते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और ये किसके कंट्रोल में होता है कंसोलिडेटेड फंड? बेटा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। एक बार बताओ, पार्लियामेंट का मालिक कौन? पता है कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर किसकी मेजोरिटी होती है? जिस पार्टी का सबसे ज्यादा मेजोरिटी होती है उसी का क्या बनता है? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट बेसिकली। उसके कंट्रोल में एक फंड होता है जो पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में होता है। उसकी औकात क्या होता है? वो उसको ही टच कर सकता है सिर्फ। क्या नाम है उसका? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऐसे ही जो प्रेसिडेंट है उसको भी एक फंड दिया जाता है, उसको बोलते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। किताबों में नहीं है बेटा, तुम्हारे नहीं है ना, उसके लिए एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ऐसे ज्ञान दे रहा हूं। तो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में क्या होता है? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो ये किसकी गारंटी देंगे आप खुद बताओ? सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी दे रही है। अरे तो भैया किसका फंड देगी फिर? तो प्राइम मिनिस्टर का रख दे। गारंटी किसकी जाती है? प्राइम मिनिस्टर की जाती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की जाती है। समझ में? अच्छा सर, राज्य सरकारें कितना बोरो कर सकती है, कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अरे राज्य के अंदर जो विधानसभा है, एमएलए वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो कितना बोरो कर सकते हैं। और सुनना सर, इनकी गारंटी कौन देता है? स्टेट की गारंटी कौन देगा? नहीं नहीं, इनकी वो सीएम की तो खुद की गारंटी नहीं होती, पुलिस ले जाती है उसको। पागल हो क्या उसको उसकी गारंटी कौन देगा? अरे अरे अपनी कैलकुलेटर ले जाया करो यार। सब लोग, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये किसका है, लेकिन इस कैलकुलेटर्स वगैरह मत छोड़ा करो। आजकल मैंने कभी इतने 3-4 साल में यहाँ नहीं देखे। इसी साल बहुत सारे बच्चे पता नहीं कैलकुलेटरों की लापरवाही कर रहे हैं। महंगे आते हैं बेटा, घर वालों के क्यों पैसे खराब करवा रहे हो? समझ रहे हो? हम यहाँ पे क्या ही करेंगे कैलकुलेटर का फालतू, ये छोड़ देते हैं। बोल रहा हूँ ना, पहले मैंने 3-4 साल देखा ही नहीं
किसी का कैलकुलेटर मिस हो जाए यहाँ पे, अब तो पड़े ही रहते हैं भाई साहब एक्स्ट्रा, पता नहीं वहां चेक करके रखा करो, ढंग से अपना वो बनाया करो, उस पर कम से कम एक पर्ची लगा दिया करो, किसी को मिल जाए तो कम से कम ढूंढ के दे तो दे। हाँ भाई, इधर स्टेट गवर्नमेंट्स में बोरो कौन इनकी लिमिट डिसाइड करता है? स्टेट लेजिस्लेचर। एंड गारंटी वैसे कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सुनना, तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले ही लोन ले उठाया हुआ है, पुराने कर्जे पहले ही हैं, तो अगर तुमने कोई पहले का ही कर्जा नहीं चुकाया अभी, तो फिर भी तुम और लोन ले रहे हो, बोरो कर रहे हो, तो फिर किसकी कंसेंट लगती है भैया? बिना सेंटर की कंसेंट के आप क्या नहीं ले सकते? नया लोन रेज नहीं कर सकते। तो याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट की लिमिट कौन डिसाइड करता है? स्टेट का लेजिस्लेचर। लेकिन अगर वो पहले से उसने लोन ले रखा है तो फिर एडिशनल लोन फिर भी बोरो करना है, प्रीवियसली इंडेटेड है। इफ द स्टेट इज ऑलरेडी इंडेटेड टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से लोन ले रखा है, तो फिर तो गारंटी लेनी पड़ेगी भैया, किसी को, सेंटर को लेनी पड़ेगी। कई बार होता है स्टेट गवर्नमेंट भी आईएमएफ के पास चली गई, मान लो दिल्ली का अरविंद केजरीवाल चला गया आईएमएफ के पास, बोला यार हमको भी वो दे दो यार, फंड वंड दे दो। बोलो क्यों, मोदी नहीं दे रहा क्या? बोले नहीं नहीं वो नहीं देता। तो बोला हमको भी दे दो, आईएमएफ के पास गया। अब आईएमएफ क्या बोलेगा? आईएमएफ बोलेगा ठीक है दे देता हूं, लेकिन तुमने कोई पहले का लोन तो नहीं चुका, सारे कुछ सब चुका रखेंगे। अब मान लो अगर दिल्ली की सरकार ने पहले से ही कोई लोन ले रखा है जो चुकाया नहीं अभी तक, ये सेकंड बारी मांग रहा है, सेकंड टाइम मांग रहा है उनसे, तो यार पहले का लोन तो चुका। अगर पहले का नहीं चुकाया और फिर भी एक और मांग रहा है, तो फिर वो बोलता है आईएमएफ की गारंटी लेके आ तेरे बाप की। किसकी? मोदी की। समझ में आया? सेंटर की तभी दूंगा। बोले पहले का ही नहीं चुकाया तूने, और कैसे दे दूं? सही है क्या? बात समझ में आई? इसी के साथ आपकी ये जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट खत्म हो गई है। अब इसके बाद दूसरी यूनिट चालू कर रहा हूं 3-4 मिनट के ब्रेक में। बस माइंड को पीस दो, फिर बोल रहा हूं।